हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। 2025 और 26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी जो वीडियो सीरीज है उसको हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो है चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू की। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे हम पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे। तो जितनी भी टर्म्स है इस टॉपिक से और जितने भी फैक्ट्स है उसको हम एमसीक्यू फॉर्म में कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के वीडियो सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए। देखो, जीडीपी कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक हम करंट प्राइस पे बात करते हैं और दूसरा हम कांस्टेंट प्राइस पे बात करेंगे। करंट प्राइस को ही हम नॉमिनल प्राइस भी कहते हैं या फिर नॉमिनल जीडीपी भी हम कहते हैं, और कांस्टेंट प्राइस पे जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है इसे ही हम रियल जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। फर्क क्या है उसको हम जान लेते हैं। अगर हम करंट प्राइस पे बात करते हैं तो इसमें हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं। सपोज हम 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो हम सिर्फ उसी करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे। पर कांस्टेंट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस पे हम एक बेस ईयर लेके चलते हैं। लेटर सपोज हम 2011-12 का बेस ईयर लेके चल रहे हैं, तो इस ईयर के जो प्राइस थे उसको हम करंट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करेंगे। अगर हम कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं तो इससे जो है क्लियर पिक्चर इन्फ्लेशन की हमें नजर आती है। तो इन्फ्लेशन मापने का सही तरीका क्या है अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो था बेसिक सा इंट्रोडक्शन। तो आइए फैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम नॉमिनल जीएसडीपी की बात करेंगे। इसको जो है किस पे कैलकुलेट किया जाता है, करंट प्राइसेस पे। तो अगर हम 2024 और 25 की बात करते हैं तो नॉमिनल जीएसडीपी कितना था, 2,30,587 करोड़। ठीक है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 की बात करते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टीमेट है, तो नॉमिनल जीएसडीपी कितना हमें देखने को मिलता है, 2,53,886 करोड़। तो ये जो फैक्ट है ये आपको एज इट इज याद होना चाहिए। आपको 2024 और 25 का पता होना चाहिए और 2025-26 अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टीमेट आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो कितना ग्रोथ हमें देखने को मिल जाता है, 10.1%। तो अगर हम प्रीवियस ईयर 2024-25 से कंपैरिजन करते हैं तो हमें ग्रोथ 10.1% देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम रियल जीएसडीपी की बात करते हैं तो 2024-25 में ये फिगर कितना था, 1,44,656 करोड़। अगर हम एडवांस एस्टीमेट की बात करते हैं तो 25-26 में ये हमें देखने को मिलता है 1,56,681 करोड़। तो इसमें जो है कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, 8.3%। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो जीएसडीपी हम कांस्टेंट प्राइस पे मेजर करते हैं इसे ही हम रियल जीएसडीपी भी कहते हैं, और इससे जो है रियल पिक्चर आपकी इन्फ्लेशन की पता लगती है। तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि जो इन्फ्लेशन है वो यहाँ पर धीरे धीरे रिमूव हो रही है अकॉर्डिंग टू फिगर। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करते हैं तो उस टाइम जो ग्रोथ है वो कितना था, 6.4%। ठीक है। तो 6.4% ग्रोथ से हम कितना आगे बढ़े हैं, 8.3%। तो ये फिगर आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। उसके बाद इसी बेसिस पे जो आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीएसडीपी एट करंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो अभी हमने बात की जीएसडीपी एट करंट प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 कितना था, 2,53,886 करोड़। ये फिगर आपको एज इट इज याद होने चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द जीएसडीपी एट करंट प्राइस इन फाइनेंशियल ईयर 24-25। करंट प्राइस पे जीएसडीपी कितना था, 2,30,587 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी एट करंट प्राइस इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला था, 10.1%। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो कांस्टेंट प्राइस पर कितना जीएसडीपी हमें देखने को मिला था, 1,56,681 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। देखो करंट प्राइस पे आपका ग्रोथ रेट कितना था, 10.1%। ठीक है। कांस्टेंट प्राइस पे कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला, 8.3%। और इससे प्रीवियस ईयर में कितना था, 6.4%। ठीक है। तो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीएसडीपी इन फाइनेंशियल 2024-25। तो 24-25 में कितना ग्रोथ रेट था, 6.4%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
आगे बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। किसी भी स्टेट की अगर पर कैपिटा इनकम को हमने कैलकुलेट करना है तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट की टोटल इनकम कितनी है, इसको हम डिवाइड कर देंगे उस स्टेट की कितनी टोटल पॉपुलेशन है। तो जो भी कैलकुलेशन आपके पास निकल के आएगी उससे हम पर कैपिटा इनकम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर हम कुछ फैक्ट्स पहले जानते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखो, अगर हम करंट प्राइस की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो है बेस ईयर के अकॉर्डिंग कितनी है, 87,721। ठीक है, उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करते हैं तो ये डाटा हमारे पास हो जाता है 2,58,196। अगर हम एडवांस एस्टीमेट की बात करते हैं तो 25-26 में पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,83,626। तो यहाँ पर आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, बेस ईयर में कितनी है, 24-25 में कितनी है, और 25-26 अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टीमेट कितनी है। तो अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं पर कैपिटा इनकम में तो हमें कितनी ग्रोथ देखने को मिलती है, 9.8 की। इसी तरह से आपने ऑल इंडिया का भी ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 11-12 बेस ईयर के अकॉर्डिंग इंडिया की कितनी है, 63,462, और 25-26 में कितनी है, 2,19,575। पर कैपिटा इनकम एचपी की ज्यादा है अकॉर्डिंग टू अगर हम इंडिया की कंपैरिजन में बात करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। एमसीक्यूज पर आते हैं। व्हाट इज द एस्टिमेटेड स्टेट पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो करंट प्राइस पर 2025-26 के लिए पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,83,626। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उसी तरह से अगर हम 2024-25 की बात करते हैं तो करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 2,58,196। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट पर कैपिटा इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 25-26 के लिए जो आपका पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ है वो हमें कितनी देखने को मिलती है, 9.8%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द CAGR ऑफ स्टेट पर कैपिटा इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2011-12 टू फाइनेंशियल ईयर 2025-26। देखो, यहाँ पर एक टर्म आपके पास आ रही है CAGR। तो CAGR क्या होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें हम एक तो करंट फाइनेंशियल ईयर की, ध्यान से समझना, करंट फाइनेंशियल ईयर की पर कैपिटा इनकम यहां पर लेते हैं। दूसरा, हम एक बेस ईयर की पर कैपिटा इनकम लेते हैं। तो इन दोनों बेसिस पर जो है आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट निकल कर आता है। तो अगर हम यहाँ पर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो देखो, बेस ईयर में पर कैपिटा इनकम कितनी थी, एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा, 87,721। ठीक है, और अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,83,626। तो जब हम दोनों का CAGR निकालेंगे तो ये कितना निकल के आता है, 8.7%। तो CAGR कितना है, 8.7%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इंडिया के कंपैरिजन में बात करते हैं तो सबसे पहले इंडिया के कंपैरिजन में आपको डाटा पता होना चाहिए। देखो, 2011 और 12 बेस ईयर की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम कितनी है, 63,462। ठीक है, अगर हम 2025 और 26 फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम कितनी है, 2,19,575। ठीक है, तो इसमें CAGR कितना हमें देखने को मिलता है, 10% का। तो इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। व्हाट वाज द ऑल इंडिया पर कैपिटा इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 11-12। तो 11-12 में कितनी थी, 63,462। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ऑल इंडिया PCI फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 25-26 में ऑल इंडिया पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 2,19,575। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द CAGR ऑफ ऑल इंडिया पर कैपिटा इनकम। तो अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो CAGR हमें देखने को मिलता है 10%, और अगर हम अपने स्टेट की बात करते हैं तो CAGR हमें देखने को मिला 8.7% का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला टॉपिक हमारे पास है GVA। GVA की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो एक टेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब ये जो टेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये एक साल में 500 करोड़ के टेबल मैन्युफैक्चर करते हैं। अब टेबल मैन्युफैक्चर के लिए इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इसको वुड भी चाहिए होगा। ठीक है, इसको जो है टेबल को बनाने के लिए पेंट की ज़रूरत भी होगी, उसमें सनमाइका भी लगेगा। ठीक है, तो GVA को अगर हम सिंपल भाषा में समझे
तो जो हमारी टोटल आउटपुट आ रही है, जैसे 500 करोड़ की आपकी मैन्युफैक्चरिंग थी, माइनस इसमें क्या चीज़ हम माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट आउटपुट। इंटरमीडिएट आउटपुट, ये जो इंटरमीडिएट आउटपुट है ये क्या है, जैसे जो कंपनी है वो 500 करोड़ की टेबल मैन्युफैक्चर कर रही थी और उसको बनाने के लिए ये चीज़ें आपकी लग रही थी। मान लो ये चीज़ें जो है आपकी 200 करोड़ की है, तो टोटल जीवीए कितनी हुई आपकी, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी 500 करोड़ माइनस जितने का उसमें रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, यानी कि 200 करोड़। तो नेट वर्थ आपकी कितनी हुई, 300 करोड़ का। तो ये जो 300 करोड़ है ये जीवीए है जो कि आपकी सीधे सीधे इकोनॉमी में ऐड हो रही है, ठीक है। तो नेट वर्थ अगर हम देखें तो कितनी है आपकी, 300 करोड़ की। तो इसी तरह से जो है आपकी जीवीए कैलकुलेट की जाती है। तो जीवीए अगर हम सिंपल भाषा में समझे, हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो हर एक सेक्टर कितनी कितनी वैल्यू ऐड करता है उसे हम क्या कहते हैं, जीवीए। अब जीवीए यूज कहाँ पर होती है, अगर हमने हर सेक्टर की ग्रोथ देखनी है, ठीक है, जैसे हमने देखना है प्राइमरी सेक्टर की कितनी ग्रोथ है तो उसके लिए हम जीवीए देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर की कितनी ग्रोथ है उसके लिए भी जीवीए देखेंगे। तो बेस्ट मेथड अगर हम सेक्टर वाइज देखना चाहते हैं कि किस सेक्टर की कितनी ग्रोथ है तो हम जीवीए का वहां पर यूज करते हैं। अगर हमने ओवरऑल इकोनॉमी देखनी है तो उसके लिए हम जीएसडीपी का यूज करते हैं। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ एक फैक्ट्स है वो आपको पता होने चाहिए और उसी बेसिस पे आपके एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। जैसे अगर हम कांस्टेंट प्राइस पर जीएसवीए की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए जीएसवी कितना है, 18,824 करोड़। प्रीवियस ईयर में कितना था, 17,362 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा आपका ग्रोथ रेट का, तो ग्रोथ रेट कितनी देखने को मिलती है, 8.4%। तो तीन चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है, करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कितना है, 24-25 में कितना है, कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो बस इतना ही याद करना है, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या बोल रहा है, एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ जीएसवीए फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, और कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, 25-26। अभी हमने डिस्कस किया था कि 25-26 के लिए जीएसवी कितना था, 18,824 करोड़। और अगर हम 24-25 की बात करते हैं तो ये डाटा था 17,362 करोड़। कितनी ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, 8.4% की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए प्राइमरी सेक्टर में जीएसवीए पूछा गया है। तो 25-26 के लिए ये डाटा था 18,824 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए प्राइमरी सेक्टर का जीएसवीए पूछा गया है। तो कितना था, 17,362 करोड़। एक दो बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको यहाँ पर इजीली याद हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है 17, यहाँ पर ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है जीएसवीए का प्राइमरी सेक्टर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। ये थोड़ा सा पुराना डाटा है, कई बार अगर आप एचपीपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपका पुराना डाटा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके लिए कितना था ग्रोथ परसेंट, 1.9%। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर जो है 24-25 के लिए ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है जीएसवीए का, कितना है, 3.1%। टेबल अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहां पर मैंने हर एक ईयर वाइज ग्रोथ रेट मेंशन किया है, तो वहां से भी आप याद कर सकते हैं। अगला है 19, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेट पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, 53.98%। तो इतने लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में एंगेज्ड है। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में एक टेबल गिवन है, इसके बेसिस पर भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टेबल को समझने से पहले कुछ एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने प्राइमरी सेक्टर की बात की, प्राइमरी सेक्टर के अंदर वेरियस ऑफ सब सेक्टर्स है, जैसे क्रॉप सेक्टर है, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशिंग एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो इन सब सेक्टर से आपका एक कंप्लीट सेक्टर बनता है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। तो ये इसके क्या है, सब सेक्टर्स। तो अभी हमने प्राइमरी सेक्टर के जीएसवीए की बात की, अब हम इसके जो सब सेक्टर्स है उसके जीएसवीए की बात करेंगे, ठीक है, कि उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कौन से सब सेक्टर की है, उसमें सबसे ज्यादा जो जीएसवीए है, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जीएसवीए कौन सा सब सेक्टर ऐड करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपको किस तरह से याद करना है, जैसे सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ हमें कौन से सब सेक्टर में देखने को मिलती है, दैट इज क्रॉप सेक्टर, कितनी है, 11.9%। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट किसकी है, माइनिंग एंड क्वेरिंग की, कितनी है, 10.3%।
1%। ये जो सीक्वेंस है ये आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। उसके बाद है फिशिंग 7%, उसके बाद लाइफ स्टॉक 6.9%, उसके बाद फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग दैट इज 4.4%। तो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ जो है कौन से सब सेक्टर की है? क्रॉप सेक्टर। और सबसे लोएस्ट ग्रोथ किसकी है? फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सब सेक्टर की। ये परसेंटेज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फैक्चुअल डाटा भी आप याद कर सकते हैं, जैसे क्रॉप सेक्टर जो है कितना जीएसवी ऐड करता है अकॉर्डिंग टू एडवांस एस्टीमेट 2025-26 8413। ठीक है, इस तरह से ये वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए। और ग्रोथ रेट मैंने आपको समझा दिया। सबसे ज़्यादा है क्रॉप सेक्टर 11.9%, सबसे मिनिमम किसका है? फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग 4.4%। तो इसी बेसिस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टेबल मैंने आपको समझा दिया। अब क्वेश्चंस किस किस तरह से आपसे पूछे जाते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीएसवी ऑफ क्रॉप सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर। क्रॉप सेक्टर का जीएसवी कितना था? 8413। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट वाज द क्रॉप सेक्टर जीएसवी इन फाइनेंशियल 2024-25। देखो 25-26 का जो डाटा है वो तो आपको याद करना ही है, साथ में आप 24-25 का भी डाटा याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 24 और 25 का पूछा जा रहा है। 24-25 में क्रॉप सेक्टर का जीएसवी कितना था? 7,516 करोड़। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ क्रॉप सेक्टर। क्रॉप सेक्टर की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है कितनी? 11.9%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 23, विच सब सेक्टर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट हमने सभी सब सेक्टर्स की देख ली है, तो सबसे ज्यादा किसकी थी? क्रॉप सेक्टर की। कितनी? 11.9%। सबसे लोएस्ट किसकी थी? फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग की। कितनी? 4.4%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। इस क्वेश्चन में फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का जीएसपीए पूछा है। कितना ऐड किया है? 6018 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये सारे जो एमसीक्यूज है वो आपके टेबल से सॉल्व हो जाएंगे, तो टेबल आपको याद होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिलती है इस सब सेक्टर की। कितनी? 4.4%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया लाइफ स्टॉक सेक्टर की कितनी ग्रोथ रेट है? कितनी है? 6.9%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में फिशिंग सेक्टर की पूछी है। फिशिंग सेक्टर की है 7%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में जो है माइनिंग एंड क्वेरिंग की पूछी है। कितनी है? 10.1%। अगला क्वेश्चन नंबर 30, विच सेक्टर ग्रो फास्टर, लाइफ स्टॉक और फिशिंग। तो सबसे ज्यादा जो फास्टर ग्रोथ रेट है वो किसका हमें देखने को मिलता है? फिशिंग सेक्टर। लाइफ स्टॉक का कितना है? 6.9%। तो फिशिंग सेक्टर जो है 0.1% ही ज्यादा है लाइफ स्टॉक से। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, विच सेक्टर हैड द लोएस्ट ग्रोथ रेट। सबसे लोएस्ट किसका है? फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग 4.4%। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आपके पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपके जितने भी फैक्ट्स है वो कवर हो जाते हैं। देखो क्रॉप सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो कितना था? सबसे ज्यादा 11.9%। माइनिंग एंड क्वेरिंग कितना था? 10.1%। फिशिंग का था 7%। लाइफ स्टॉक का था 6.9%। और फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सबसे कम 4.4%। ठीक है, तो इस तरह से आपने अरेंज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से आपका जो है पूरा टेबल कवर हो जाता है। अभी हमने प्राइमरी सेक्टर की बात की, अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। तो जिस तरह से प्राइमरी सेक्टर हमने देखा कि किन किन सब सेक्टर से मिलकर बना है, जैसे क्रॉप, माइनिंग, क्वेरिंग, फिशिंग, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, इसी तरह से जो सेकेंडरी सेक्टर है वो किन किन सब सेक्टर से मिलकर बना है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन आपका सब सेक्टर है, एक यूटिलिटी सर्विसेज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई जो आपकी एसेंशियल नीड्स है, और तीसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग। तो इन सब सेक्टर्स में क्या क्या जीएसवी है, कितना कितना ग्रोथ रेट है वो आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे ज्यादा जो है किस किस सब सेक्टर का यहाँ पर जो है ग्रोथ रेट है, तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन से सब सेक्टर का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर का। कितना है? 12.6%। टेबल में मैंने मेंशन किया है। तो सबसे ज्यादा है आपका कंस्ट्रक्शन सब सेक्टर का। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट किसका है? यूटिलिटी सर्विसेज, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर कितना है? 10.1%। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है? 5.7%। तो ये तीन डाटा आपको पता होना चाहिए और जीएसवी आप यहाँ से याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्शरी सेक्टर की, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी फर्दर सब सेक्टर्स है, जैसे ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 18.9%। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, इसका कितना है, 5.9%। उसके बाद थर्ड नंबर पे आप याद रखो रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट का जो ग्रोथ रेट है वो है 6.5%। उसके बाद जो फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, अगर हम हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर देखें जीएसवीए का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में, सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर जो है हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है जीएसवीए का। ठीक है, तो जीएसवीए का हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है, तो कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए, 62,581 करोड़। और ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 8.6%। उसके बाद सब सेक्टर्स की जो हमने बात की टर्शरी सेक्टर के अंदर, जैसे ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट, इसका ग्रोथ रेट 18.9। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन 5.9, रियल एस्टेट 6.5। अगर सर्विस सेक्टर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर की हम बात करते हैं तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है आपका ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट। उसके बाद ओवरऑल सर्विस सेक्टर ग्रोथ हमने अभी डिस्कस किया 8.6%। जीएसपीए जो है कितने से कितना इंक्रीज हुआ है सर्विस सेक्टर का, पहले था 57,643 करोड़, ये आपको पता होना चाहिए। अब कितना है, 62,581 करोड़। उसके बाद देखो ग्रोथ रेट बहुत जगह हमें देखने को मिल रहे हैं, तो एक ही टेबल में हम सारे ग्रोथ रेट यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट हमने देखा था 8.3%। उसके बाद नॉमिनल जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो है 10.1%। पर कैपिटा इनकम हमने देखी थी 2,83,626। सबसे ज़्यादा जीएसवीए का जो कंट्रीब्यूटर है वो आपका सर्विस सेक्टर, दैट इज टर्शरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर का जो जीएसवीए है वो कितना परसेंट है, 46.3%। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट है 8.6%। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आपका जीएसवीए का, कितना है, 39.4%। देखो इसको इस तरह से याद रखो, सर्विस सेक्टर का जो जीएसवीए है वो है 46.3%, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका जीएसवीए है 39.4%। ग्रोथ रेट आपको अलग से याद करना है। सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ रेट की बात करें तो 7.7%, प्राइमरी सेक्टर है 8.4%। प्राइमरी सेक्टर में हमने वेरियस सब सेक्टर देखे थे, उसमें सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था जीएसवीए का वो था क्रॉप सेक्टर, कितना, 11.9%। उसके बाद हमने जीएसवीए की बात की थी करंट प्राइस पर, कितना था, 2,36,137 करोड़। उसके बाद अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो रियल जीडीपी कितना ग्रोथ रेट है, 7.4%। अगर हम अपने स्टेट की और इंडिया की कंपैरिजन की बात करते हैं तो एचपी का जो रियल जीडीपी है उसका ग्रोथ है 8.3% का। इंडिया की बात करते हैं तो कितना है, 7.4%। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम सेक्टर वाइज जीएसवी का कंपैरिजन देखें तो सर्विस सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा जीएसवी ऐड करता है, कितना, 46.3%। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट है, ये आपने ध्यान में रखना है। सेकंड हाईएस्ट सेक्टर कौन सा है आपका, सेकेंडरी सेक्टर, कितना परसेंट जो है ऐड करता है, 39.4%। प्राइमरी सेक्टर है 14.3%। फर्स्ट नंबर पे टर्शरी, सेकंड पे सेकेंडरी और थर्ड पे आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद अगर स्ट्रक्चरल शिफ्ट की हम बात करते हैं तो 2018-19 से अगर हम ट्रेंड यहाँ पर देखें तो 2018-19 में सबसे टॉप पर जो है कौन सा सेक्टर था, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद था टर्शरी, उसके बाद था प्राइमरी सेक्टर। अगर हम आज के टाइम पे कंपैरिजन करते हैं तो आज के टाइम पर टॉप में कौन सा है आपका, टर्शरी सेक्टर। ठीक है, सेकंड नंबर पे है सेकेंडरी सेक्टर। तो 2018-19 के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर में हमें डिक्लाइनिंग फेज देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर सेक्टर वाइज जीएसवी हम देखें, प्राइमरी सेक्टर का जीएसवी कितना है, 33,843 करोड़। सेकेंडरी सेक्टर का आप देख सकते हैं, इसी तरह से टर्शरी सेक्टर का भी आप देख सकते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश और इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में जो है हिमाचल प्रदेश का जो जीएसवीए है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू इंडिया। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा जीएसवीए ऐड करता है एज कम्पेयर टू इंडिया। टर्शरी सेक्टर में बात करते हैं तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का जो जीएसवी है वो लोअर है एज कम्पेयर टू इंडिया। उसके बाद अगर हम एम्प्लॉयमेंट शेयर की बात करते हैं तो अगर हम इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो प्राइमरी सेक्टर में कितनी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो एंगेज्ड है, 53.98%, जो कि ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है कितनी पॉपुलेशन एंगेज्ड है, 22.01%,
जो कि स्मॉलर है एज कम्पेयर टू इंडिया। टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन एंगेज्ड है, 24.0%, जो कि लोअर है एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन एंगेज्ड है वो किस सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर। डाटा आपको ध्यान में रखना है। अगर हम ओवरऑल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में बात करें तो ओवरऑल जो जीएसवीए है वो किस सब सेक्टर का है, वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। कितना, 26.08%। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर हम एम्प्लॉयमेंट शेयर देखें तो कौन से सब सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है, वो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़। कितना है, 53.95%। सेकेंड नंबर पे है ट्रेड, होटल एंड ट्रांसपोर्ट, 12.41%। ये सीधे सीधे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद पब्लिक एड, फिर है मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड यूटिलिटीज़। सबसे कम कौन सा है, माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो ये था हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 2। तो जितने भी फैक्ट्स थे वो सारे हमने डिस्कस किए, और जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे वो हमने सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके आप अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय बाय।